तो मजा आएगा, मुसलमानों कांग्रेसियों को एक साथ रगड़ देंगे। परेश रावल ताजमहल की टोपी हटा रहे हैं तो अंदर से शिव जी निकल रहे हैं। जो हिंदू जश्न मना रहे हैं कि अब खुलेगी पोल, वो हिंदू औरतों की भी स्थिति थोड़ा देख लें। जो हिंदुत्व के योद्धा शाहबानों के बहाने खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, एलिमनी पर उनकी राय क्या है जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। ओफो, हिंदुओं को एलिमनी देने की बात आई तो भाई का दिल टूट गया। हार्ट ब्रेक, मर्द भी इंसान होते हैं, सिंपैथी, मम्मी मम्मी। चाहे 3 तलाक हो या फिर बुर्का हो, किसी ने महिलाओं को टारगेट करके तुष्टीकरण किया था तो कोई उन्हें हथियार बना करके तुष्टीकरण कर रहा है। ये भाई बहन के प्यार को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अंत में फिर वही बात कि ये मर्दों की राजनीति है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है, हिस्ट्री क्या है पता नहीं। ये और ऐसी सभी फिल्मों का सार यही है। मार्केट में एक और फिल्म आई है ऐतिहासिक घटना पे, नाम है हक। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, टीजर ही आया है, मगर फॉर सम रीजन दक्षिणपंथी और ट्रोल खेमे में खुशी की लहर है। सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म शाहबानो केस पर बनी है। अब तो मजा आएगा, मुसलमानों कांग्रेसियों को एक साथ रगड़ देंगे, ऐसा ही कुछ ट्रोल्स बोल रहे हैं। अभी हक फिल्म को लेकर के ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश चल रही थी, तभी मार्केट में नफरती परेश रावल एक और फिल्म लेकर के आ गए। धाए धाए बैक टू बैक 2 बार मौका मिल रहा है ट्रोल्स को, एकदम खुशी से पागल हो गए हैं। परेश रावल द ताज स्टोरी नाम की एक फिल्म का पोस्टर जारी करते हैं, देखिए। परेश रावल ताजमहल की टोपी हटा रहे हैं तो अंदर से शिव जी निकल रहे हैं। फिल्म देखने की भी जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि क्यों, किसके लिए और किसके पैसों पर ये फिल्म बनी है। इन्हें क्या लगता है शंकर जी इन हरकतों पे खुश होंगे, शाबाशी देंगे? उनको ना तीसरी आंख खोलने पर मजबूर कर रहे हैं ये नफरती अंधभक्त। खैर, शाहबानो वाली फिल्म पे वापस आते हैं। फिल्म अभी आई नहीं है, इसलिए मेरी इस पे कोई राय नहीं है। फिल्म अच्छी है, बुरी है या बहुत बुरी है, प्रोपेगेंडा है। मगर पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का पतन देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म किधर की तरफ झुकी हुई है। तभी तो मिस्टर सिन्हा जैसे संघी ट्रोल्स कह रहे हैं कि फिल्म की रिलीज के बाद कांग्रेसी इकोसिस्टम का मेल्ट डाउन देख करके मजा आएगा। किसी ने इसके कमेंट बॉक्स में ये फोटो डाली है, ठीक है, फोटो देखिए, टू द पॉइंट है। शाहबानो की कहानी बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए, मगर जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके महिला वर्सेस इस्लाम किया जा रहा है, दिक्कत इससे है मुझे। ये लड़ाई महिलाओं के हक की लड़ाई थी, लेकिन इसे रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है। शाहबानो की लड़ाई जो है, आप उसे देखें तो औरतों के हक की लड़ाई थी। ये औरतें वर्सेस कानून की लड़ाई थी। जो हिंदू जश्न मना रहे हैं कि अब खुलेगी पोल, वो हिंदू औरतों की भी स्थिति थोड़ा देख लें। थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा शाहबानो केस के बारे में, तब पता चलेगा कि केवल आज ही नहीं, कई सालों से औरतें मर्दों की राजनीति में हार रही हैं। बात जब औरतों की हो, राजनीति मर्दों की हो जाती है। शाहबानो केस भारत के कानूनी इतिहास का एक ऐसा मामला जिसने न केवल भारतीय कानून व्यवस्था को हिला दिया, बल्कि नई सामाजिक और राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया। महिलाओं की हक की आवाज को जन्म दिया। महिलाओं के हक को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संसद में कानून बना करके पलट दिया गया था। शाहबानो की शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई थी, जो कि एक मशहूर वकील थे। शाहबानो के 5 बच्चे थे। अहमद खान ने शाहबानो को 1975 में घर से निकाल दिया था। करीब 3 सालों तक साथ नहीं रखने के बाद 1978 में खान ने शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे दिया। तलाक के बाद शाहबानो बेसहारा हो गई। उनके पास खुद का गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं था। अहमद खान ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शाहबानो ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। शाहबानो ने अप्रैल 1978 में इंदौर की स्थानीय अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत खुद का और बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए की मांग की थी। अदालत भी बानो की मांग को जायज मानते हुए अहमद खान को 25 रुपए भत्ता देने का आदेश देता है। यही नहीं, खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद
पूर्व पत्नी को लेकर के कोई दायित्व नहीं है। शाहबानो की अपील पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जुलाई 1980 में इसे बढ़ा करके लगभग 180 रुपए मासिक कर दिया, जिसे चुनौती देने के लिए अहमद खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से खान को मुंह की खानी पड़ी थी। सीजेआई वीवी चंद्रचूड़ की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और खान को आदेश दिया कि वो शाहबानो को 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी समुदाय इस मुद्दे पर गैर जरूरी रियायतें देकर खतरे में नहीं पड़ना चाहता है। यह राष्ट्र है जिस पर देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 मुसलमानों पर भी लागू होती है और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकराव नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देना पति का धार्मिक दायित्व है, अगर पत्नी आत्मनिर्भर ना हो तो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये भी अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बन करके रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमद खान का पक्ष लेने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी कड़ी आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में विरोध होने लगा। 1984 के चुनाव में बहुमत वाली कांग्रेस सरकार पर दबाव पड़ा। विरोध के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार प्रेशर में आ गई और 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 संसद ने पास कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देता है, जिसके बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण केवल इद्दत अवधि 90 दिन तक सीमित रह गई। इद्दत अवधि के बाद पत्नी की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों या फिर वक्फ बोर्ड के पास होगी। शाहबानो केस में राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी पैदा हुआ, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरिया पर हमला बताया और कुरान की आयतों का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रदर्शन आयोजित किए। एसोसिएशन ने संसद में पारित हुए अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। उस समय विपक्षी दलों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और भाजपा ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की मांग की। कांग्रेस मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वहीं राम जेठमलानी ने इसे पिछड़ा और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहा था। अब देखिए, इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद शाहबानो के मामले को धार्मिक मामला बनाना औरतों की हक की लड़ाई को कमजोर करता है। शाहबानो ने भरण पोषण मांगा तलाक के बाद। जो हिंदुत्व के योद्धा शाहबानो के बहाने खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, एलिमनी पर उनकी राय क्या है, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो ट्रोल कूद रहा है ना शाहबानो केस के नाम पर, उसका ये ट्वीट देखिए। डाउरी एंड एलिमनी बोथ आर इक्वली बैड। कह रहा है कि दहेज और एलिमनी एक बराबर खराब है। काहे भाई? क्योंकि दहेज हिंदुओं की बुराई है, इसलिए एलिमनी खराब है। अच्छा चलो, ट्रोल है, भूल जाता है कि कब किस पे क्या स्टैंड लिया था। 2 रुपए के लिए तो स्टैंड ले लेते हैं तो भूल ही जाएंगे। खैर, लेकिन अब ये देखिए, नाउ ऑन अलीज विल हैव टू गिव मनी एलिमनी टू देयर बेगम। मुसलमानों को एलिमनी देना पड़ेगा तो फिर से एलिमनी अच्छा हो गया है। चलो, अब तो ये थाली का बैगन इतना करने के बाद भी नहीं ढरकेगा, इतने पे तो रुक जाएगा ना। ना 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 ना, इसके हिसाब से एलिमनी अच्छा है। अतुल सुभाष वाला फिर मैटर हो गया। सिन्हा फिर ज्ञान लेके आया कि एलिमनी बुरा है। कह रहा है कि ही इज अतुल सुभाष कमिटेड ड्यू टू हैरेसमेंट बाय हिज एक्स वाइफ एंड कोर्ट फॉर एलिमनी व्हाइल ट्राइंग टू एम्पावर women. The system has forgotten that men are also humans. They also deserve sympathy, support. This is heartbreaking. ये इन्होंने ट्वीट किया है। ओफो, हिंदुओं को एलिमनी देने की बात आई तो भाई का दिल टूट गया। हार्ट ब्रेक। मर्द भी इंसान होते हैं। सिंपैथी। मम्मी मम्मी, अरे आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। रोना बंद करो यार। कोई दीन ईमान है? वो तो नहीं है, वरना ट्रोल थोड़ी ना होता। पर बुद्धि है, फिर वही बात। अरे नहीं है तभी तो ट्रोल है। ठीक है, अब इन जैसों से क्या ही बात करना, जो 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से अपनी सोच को तय करते हैं। चाहे 3 तलाक हो या फिर बुर्का हो, किसी ने महिलाओं को टारगेट करके तुष्टीकरण किया था तो कोई उन्हें हथियार बना करके तुष्टीकरण कर रहा है। मौजूदा सरकार जब से सत्ता में आई है, अचानक से मुस्लिम औरतों के लिए जो चिंता संघियों के मन में पैदा हुई है ना, उसकी जड़ कहाँ है? उसकी जड़ हाइपर हिंदुत्व में है। मुस्लिम महिलाओं के हक के नाम पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है।
इससे हिंदू वोट बैंक अपना, महिला वोट बैंक अपना। ये मर्दों की राजनीति है भाई, कोई हितैषी नहीं है हमारा। महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये रिश्तों का कितना सम्मान है, ये सबको पता है। ये भाई बहन के प्यार को भी नहीं छोड़ते हैं, मगर महिलाओं का सम्मान सबसे सेफ हथियार है तो खेल रहे हैं। शाहबानो केस के महिला अधिकार को हिंदुत्व से जोड़ने वाले बिल्किस बानो पर चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। यही हिंदुत्ववादी बिल्किस बानो के को फूल माला पहनाते हैं, स्वागत करते नजर आते हैं, क्योंकि अंत में फिर वही बात कि ये मर्दों की राजनीति है। मगर इन सब के बीच में सिनेमा का जो पतन हुआ है ना, उस पर रिसर्च करनी चाहिए। हाल के दिनों में राजनीति और सिनेमा का मिक्सचर इतना बढ़ा है कि सामाजिक सद्भावना को दरकिनार कर दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो सिर्फ विवादित मुद्दों पर ही फिल्में बना करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, पैसा कमाते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसी कई फिल्में आई हैं जिन्होंने समाज में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। ये फिल्में लाइन से फ्लॉप भी हो रही हैं, पर कोई तो है जो इन फिल्मों को फंड कर रहा है। हाल ही में उदयपुर फाइल्स नाम की एक फिल्म आई थी। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी फिल्म फ्लॉप होने पर अपनी भड़ास लोगों पर निकालते हैं। इस फिल्म के रिलीज होने के पहले भी बहुत विवाद हुआ था। कोर्ट ने कई बार इसके रिलीज पर रोक लगा दी। यही नहीं, कोर्ट के आपत्तियों के बाद 150 से अधिक आपत्तिजनक हिस्सों को हटाना पड़ा था। 150, आप समझिए, ठीक है। आपको पता है ये जो उदयपुर फाइल्स का डायरेक्टर है अमित जानी, वो कौन है? चलिए उसके कांड आपको मैं सुनाती हूँ। अमित जानी ने 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती की मूर्ति को तोड़ा था, जिसके बाद ये पहली बार सुर्खियों में आया था। साल 2017 में अमित जानी ने सपा नेता आजम खान की जीभ काटने की धमकी दी थी। ऐसे फिल्म डायरेक्टर जब फिल्म बनाएंगे तो उनका आशय क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसको कौन और क्यों फंड कर रहा है। ऐसे ही एक और दंगाई डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, जिनका पूरा करियर ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह से बना और टिका हुआ है। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स, दी बंगाल फाइल्स, द दिल्ली फाइल्स, समथिंग समथिंग करके विवादित फिल्में बनाई हैं। विवेक अग्निहोत्री की दी बंगाल फाइल्स में विलेन का किरदार निभाने वाले शाश्वत चटर्जी ने बताया था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा किरदार क्या है, मैंने तो कहानी जाने बिना ही फिल्म साइन कर ली थी। अब बताइए, पूरी फिल्म कर ली आदमी ने, शूटिंग हो गई, रिलीज हो गई, लेकिन जब विवाद हुआ तो बोला कि हमें पता ही नहीं कहानी क्या है। मतलब गजब है यार। सबको पता है कि विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर पार्ट टाइम है, लेकिन एक पार्टी का कार्यकर्ता फुल टाइम है। अब सुनिए, आप इतिहास जानना है तो किताब पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, अरे हमारा चैनल देख लीजिए। इन बकवास लोगों की फिल्मों से आप बकवास ही सीखेंगे, इतिहास नहीं। क्योंकि मौजूदा राजनीतिक माहौल देखते हुए, इस तस्वीर को दिखाते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। सिनेमा और राजनीति के मिक्सचर के नाम पे ये जो दंगाई चीजें चल रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हम तक देखा है, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।